तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे दिवाकर साहू जी से, जो कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है और लगभग 20 इयर्स का इनको एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट ये सबको बताते हैं, खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और साथ ही सबको गाइडेंस भी देते हैं कि किस प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या क्या उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो दिवाकर जी, बताइए कुछ आपकी जर्नी के बारे में, किस प्रकार से आपने स्टार्ट किया, फाइनेंशियल मार्केट में आपकी एंट्री किस प्रकार से हुई। फाइनेंशियल मार्केट में सैलरी बहुत कम थी, एक अल्टरनेट के तलाश कर रहा था, कोई पैसी इनकम मिल जाए, इसके बारे में सुना जाना। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ, पैसी इनकम बनी नहीं, बल्कि जो मेन इनकम आ रही थी वो इसमें जा रही थी। पर मतलब आपको लॉस हुआ। पर धीरे धीरे लॉस प्रॉफिट करते करते जिसको पैसी इनकम सोच रहा था, आज वो एक्टिव इनकम, मेन इनकम वही बन रही। तो वहां से लेकर यहाँ तक का सफर रहा। कहने में बहुत छोटी कहानी हो गई, लेकिन ये सफर में 15 साल लग गए। मतलब अभी आप फाइनेंशियल मार्केट में एक फुल टाइम ट्रेडर है, फुल टाइम ट्रेडर प्रोफेशन यही है। बिल्कुल आप बिल्कुल बैठ के एकदम फुल टाइम ट्रेडिंग जैसे वो गाना आपने सुना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक तुझे प्यार करूं, वैसे ही सुबह से लेके शाम तक मार्केट करते रहते हैं। मतलब आप स्टॉक मार्केट से लेते रात की 11:30 बजे तक कमोडिटी मार्केट में भी एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, आपका काम यही है, सुबह से लेके शाम तक मार्केट करो। ठीक है, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस प्रकार से उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि उनको प्रॉफिट मैक्सिमम हो और लॉस कम से कम हो, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों ही मार्केट का पार्ट है। ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और लॉस कम से कम हो। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखो दोस्त, सबसे सिंपल सी बात है, मार्केट में कोई ये तुर्रम खान नहीं है, कोई तिलिस्मी चीज नहीं है कि किसी को आपको समझ में आए उसे आएगा, उसे नहीं आएगा। जिसको भी जीवन समझ में आ रहा है उसे मार्केट समझ में आएगा, ट्रेडिंग समझ में आएगी। जीवन कैसे? जीवन ये कहता है हार नहीं मानना, गिर के उठना, उठ के लड़ना, फिर जीतना। ये मार्केट भी कहता है कि हार नहीं मानोगे तो एक दिन जीत जाओगे। अब कैसे करना है, उस पर भी मैं लाइफ का एग्जाम्पल ही लेता हूँ। कैसे करना है? करना ऐसे है कि आम तौर पे ट्रेडर की टेंडेंसी, जैसे हम ऑफ कैमरा भी बातें कर रहे थे, कि लोग क्या करते हैं कि जैसे प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, बुक कर लेते हैं, लॉस का इंतजार करते रहते हैं। अरे भाई, जीवन में क्या करते हो ये देखो ना। आपका जो दोस्त है उसके साथ ज्यादा समय बिताना अच्छा लगता है कि जो दुश्मन है? दोस्त के साथ, ठीक है ना। मार्केट में दोस्त कौन है? लॉस की प्रॉफिट? प्रॉफिट। तो पर हम करते क्या है? आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि हमने कोई सौदा बनाया, कोई सौदा किया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखा उसमें, तो अगर 2 बार ऊपर नीचे किया, मन में क्वेश्चन आता है यार बुक कर लेते, इतना तो मिल रहा है, बुक कर लेते। बिल्कुल, मतलब जितना जल्दी हो सके उसको हटाओ। और वही अपोजिट होता है, जब लॉस होता है तो बैठे रहते हो, अब तो आ जाए, कॉस्ट पे आ जाए, थोड़ा सा आ जाए, कितना भी वो आपको तड़पाएगा, सताएगा, रुलाएगा, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ोगे, है ना, लेके बैठे रहोगे। अब बताओ भैया, दुश्मन को साथ में रखोगे तो क्या होगा? केवल सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप दोस्त का साथ देना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रॉफिट, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो इन समेरी दिवाकर जी ये कहना चाहते हैं, जैसे आपने किसी ट्रेड में एंट्री ली है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कोई स्टॉक लिया है और वो स्टॉक सडनली डाउन जाना चालू होता है, तो अभी ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि उसमें बैठे रहते हैं। 10% डाउन गया, 20% डाउन गया, 50%, अब रिकवर करेगा। इस चक्कर में हम उसको लॉस को कैरी करते रहते हैं। एक्चुअल में अपने को क्या करना चाहिए? प्रॉफिट को कैरी करना चाहिए। और कोई स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का जब ऊपर जा रहा है, 10% गया, तो 10% में हम क्या सोचेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो हम जो है प्रॉफिट को कैरी नहीं करते, लॉस को कैरी करते हैं। तो आप कई बार ऐसा देखेंगे कि जिसको निकाल दिया 10% में, फिर बाद में अरे यार ये तो गया, ये तो बहुत गया, अरे मैंने क्या किया। अरे भाई, वो दोस्त था तुम्हारा, उसके साथ बैठना था ना, पर वही दुश्मन के साथ बैठने में मजा आ रहा है, दोस्त के साथ मजा नहीं आ रहा है, तो फिर जिंदगी में तो लॉस होना ही है। बिल्कुल, जैसे आपको दोस्त के साथ में मजा नहीं आया, आप दोस्त के साथ में नहीं बैठे, आपने दोस्त को 10 रुपए पे परचेस किया था, 20 रुपए पे आपने बेच दिया। अब आपका दोस्त 100 रुपए पे जाके पहुंच गया है, टॉप पे, हाई लेवल पे पहुंच गया है।
अब आप दोस्त को अप्रोच करने जा रहे हैं कि मेरा दोस्त तो बहुत आगे बढ़ गया है, मेरे लिए भी कुछ करेगा, और उसके पास आप जैसे ही जाएंगे तो दोस्त भी आपको धुतकार देगा कि भाई तूने मेरा उस समय साथ नहीं दिया था, उसके बाद में 100 रुपये से गिर के फिर डाउन आएगा, फिर 20 पे ले जाके आपको गिरा देगा। मतलब उस समय आपका दोस्त भी शत्रु बन जाएगा। तो टॉप पे आपको बाइंग नहीं करना है, एक सही प्राइस देखना है, उसमें एंट्री करनी है और वहाँ पर बाइंग करनी है, और इसके साथ में सही समय पर उससे एग्जिट भी लेना है, ये भी जरूरी है। आगे आप बताइए और क्या कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की बात की। लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, ये बफेट जी को पढ़ते हैं, जुनेवाला जी को पढ़ते हैं, दुनियादारी करते रहे, दिन भर सर्च करते, चार्ट देखते हैं। मैं भैया कुछ नहीं देखता, ठीक है। मैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी देखता हूँ, बिहेवियर देखता हूँ। जैसे एक बहुत अच्छा तरीका दिखाता हूँ कि आपने सर, आप हम एक ही एज ग्रुप के हैं, तो आपने वो टाइम देखा होगा कि पहले राजदूत बुलेट चलती थी, फिर LML की फ्रीडम आई, हीरो की स्प्लेंडर आई, ठीक है ना। इनने क्या किया, जो वो पुराने ट्रेडिशनल बाइक चल रही थी उनका मार्केट खा लिया, ठीक। वो 1907 से 2002, 3, 4, 5 की बात है। लेकिन फिर 2005-6 में जब बुलेट रीलॉन्च हुई, श्रीलाल उसके फिर से CFO बने और वो उनने कंपनी को रिवाइव किया, बुलेट को रीलॉन्चिंग हुई। इसके बाद आप देखिए ना, हर किसी का, हर युवा का सपना हो गया मेरे बाद ये बुलेट हो। जहाँ पे वो 2000 के दौर में सबका सपना था मेरे पास स्प्लेंडर होगी, मेरे पास फ्रीडम होगी, मेरे पास पल्सर होगी, ये सपना था। वो सपना चेंज हो गया, मेरे पास बुलेट होगी। बुलेट तो पहले भी आ रही थी भैया, पर उस समय बुलेट कोई कुछ नहीं रहा था। ह्यूमन साइकोलॉजी हुई, जहाँ पे बुलेट बनाता कौन है? आइसर। आइसर का शेयर जहाँ 22 रुपए चल रहा था 2000 में, वहीं 30,000 चल रहा था 2019 में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी चेंज हुई। पहले जिस बुलेट को कोई देखना नहीं चाहता था, उस बुलेट के तरफ सब दौड़ पड़े। जब दौड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर बढ़े। आप ये देख लो दुनिया में किस चीज के लिए लोग दौड़ रहे हैं। हमारा बर्थडे नहीं मनाया जाता था, हम पार्टी कम करते थे, पार्टी करने के लिए एक जगह बैठ के दाल बाटी की पार्टी करते थे। फिर अभी दौर आया पिज्जा का, पिज्जा पार्टी, जो है वो आटा खाने का दौर चल रहा है। हर कोई आटा के पीछे नहीं, पिज्जा खाएंगे। बच्चा वो 6-7 साल का होता है, वो पिज्जा ऑर्डर करता है, मार्गरीटा चाहिए उसको, पिज्जा। अब पिज्जा कौन बनाता है इंडिया में? जुबिलिएंट। उसके शेयर देख लो, खरीदो, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। मैं ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं किस तरह से आप सोच सकते हो। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, 3 एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगा। 2000 कोविड से पहले अगर टाटा की गाड़ी कोई खरीदता था, कोई पूछता टाटा ले लूं, तो बोलते टाटा गाड़ी मतलब टैक्सी, इंडिगो मतलब टैक्सी, ठीक है ना। और अब क्या बोलते हैं? सेफेस्ट कार, टॉप चाहिए। हैरियर मतलब सपना है, तो वो 70 रुपए का टाटा मोटर का शेयर 1000 रुपए जाके दिखाया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बिहेवियर चेंज हुआ। तो जब चार्ट देख करके आप कोई शेयर खरीदोगे तो 60 रुपए का शेयर 100 रुपए जाएगा, पर जब ह्यूमन साइकोलॉजी या बिहेवियर देख के कोई शेयर खरीदोगे तो 60 रुपए का शेयर 6000 भी जाएगा। तो बहुत क्या आसान है, चार्ट देखना आसान या ये ह्यूमन साइकोलॉजी समझना आसान? अब यही साइकोलॉजी दिवाकर जी आपको समझाना चाह रहे हैं। आप अपने आसपास की वस्तुओं को सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आप नहाने के लिए कौन सा साबुन यूज करते हैं, टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हैं, आप कोलगेट यूज करते हैं, पतंजलि यूज करते हैं, तो उसका शेयर ऊपर जाने वाला है। यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है, ये केवल ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है, ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो इस वीडियो को देख के आप कोई भी बाइंग सेलिंग ना करें। हम जो भी स्टॉक यहाँ पर बता रहे हैं ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहे हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे अभी ईवी का कॉन्सेप्ट नया आया है, तो ईवी में आगे चल के स्कोप हो सकता है, जो ईवी व्हीकल है वो आगे चल के बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ईवी कोई एक दिन की थीम नहीं है। आप दुनिया को देखो, पिज्जा यहाँ आने से पहले पूरी दुनिया में चल चुका था। वैसे ही टेस्ला ने क्या किया, पूरे यूरोपियन मार्केट को, अमेरिकन मार्केट को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। जो बड़े बड़े कार मेकर थे, फोर्ड थी, अपना अमेरिकन टोयोटा थी, ठीक है ना, जर्मन फिएट थी,
सबके मार्केट को क्रैश कर दिया एक ईवी ने। तो वो दौर इंडिया में भी आएगा, उसको तो बाउंड्री लगा करके रोका जा रहा है अभी कि बाहर वाले आए नहीं, इंडिया वाले कुछ कर लें। पर देर सवेर वो आए या हम बनाए, ऊपर तो जाना ही है। तो ढूंढ लो, देख लो कहाँ पे ईवी आ रही है, कौन से शेयर जा रहे हैं, उठा लो, सब अच्छा होगा। अभी आपने टेस्ला की बात करी, तो रिसेंटली इंडियन मार्केट में टेस्ला की एंट्री हुई है, तो इसका हमारे मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब जो हमारी कार निर्माता कंपनी है उनके शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उस सेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? अभी हाल फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा, बल्कि जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ पे मार्केट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, एज ए यूजर जरूर आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकता है ईवी गाड़ियों का। ज़्यादा मेहनत करेंगे, हमारे महिंद्रा टाटा दोनों ज़्यादा कंपटीशन में रहेंगे, ज़्यादा अच्छी। क्योंकि टेस्ला एक प्रीमियम सेगमेंट के लिए आई है, उसकी एक लिमिट फिक्स है, उतनी कार ही बेचेगी। तो वो अभी बहुत क्रीम पे है। अभी इतना हमारा मार्केट, हमारा जो इंडियन मार्केट है बहुत वास्ट है ना। तो अभी उसमें इतना मार्केट में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, पर यूजर जो है इंड यूजर उसको चेंज पड़ेगा। इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो पूरे मार्केट को अभी कैप्चर कर हाँ, पाए। अभी नहीं आता, अभी कैप्चर नहीं कर पाएगा। नहीं, अभी उसको इतने लिमिटेशन में रखा गया है ना, क्योंकि इंडियन की जो पॉलिसी बनाई गई बहुत प्रोटेक्टिव पॉलिसी है कि इंडियन जो कार मेकर है उनके लिए प्रोटेक्शन रखा गया है। ओके, आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे? आपको क्या क्या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अपना रखना चाहिए? जैसे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट, हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, उसके साथ में हमारा म्यूचुअल फंड चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, और उसके साथ में फाइनेंशियल मार्केट है जो कि रिस्क ज़्यादा रहती है। इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कमोडिटी मार्केट में थोड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा रिस्क है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहिए? एज ग्रुप एक हम डिसाइड करें तो 40 के बिलो वालों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, और 40 अबो वाले को और 60 अबो वाले को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस प्रकार से उनका पोर्टफोलियो को उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए? भैया, मैं किसी को कुछ भी सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। लिटरली मैं एक चीज़ जानता हूँ, जैसे होती है KYC, नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट, वैसे मैं जानता हूँ KYS, नो योर सेल्फ। ठीक है ना? अपने आप को जानो, आपको क्या चाहिए, आप किस एज ग्रुप में स्टैंड कर रहे हो, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आप कितना रिवार्ड चाहते हो। लाइफ भी वही सिखा रही है, जो ज़्यादा रिस्क लेगा उसके ज़्यादा पाने की संभावना है। यहाँ पे भी वही है, आप डिसाइड कर लो आप कितना खोना चाहते हो, मार्केट खुद डिसाइड कर देगा किस खोने के बदले आपको कितना पाना है। ठीक है ना? तो बाकी सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखना। बास्केट का हैंडल टूटा तो अंडा फूटा। ठीक है ना? तो एक बार में सब ना फूटे, तो डाइवर्सिफाई करो, म्यूचुअल फंड लो, ETF लो, इक्विटी लो, बेहतरीन तरीके से अपने रिस्क के हिसाब से डाइवर्सिफाई करो। हाँ, किसी को स्पेसिफिक कुछ पूछना है तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कुछ सोर्सेज डाल दीजिएगा इसमें। अगर कोई पूछना चाहे तो हम उसको स्पेसिफिक तरीके से बता देंगे कि हाँ भैया, आपकी एज ग्रुप ये है, इनकम ये है, रिस्क ये है, गोल ये है, उसके हिसाब से कुछ हम आपके लिए प्लान कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड, हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। सिंपल, नो रिस्क नो गेन। सिंपल वर्ड है। आपको यहाँ पर देखना है आपके पास में कितना पैसा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसके अनुसार आपको डिसाइड करना चाहिए। बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंश्योरेंस में तो आपको लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें टर्म इंश्योरेंस आता है, प्योर इंश्योरेंस, वो आपको बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ की एक सेफ्टी है। आज मान लीजिए अगर आप 20 ईयर्स की एज में म्यूचुअल फंड अगर आज आप 20 ईयर्स की एज में इंश्योरेंस स्टार्ट करते हैं, टर्म इंश्योरेंस, तो लगभग 10,000 ईयरली में आपको 1 CR का इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो भगवान ना करे अगर हमको कुछ भी हो जाता है तो हमारी फैमिली के लिए वो एक सफिशिएंट अमाउंट है। जितना अमाउंट अभी हम अर्न कर रहे हैं, अगर वो उसकी FD भी कर देंगे तो उतना मंथली उनको मिलता रहेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट। इसके बाद में आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि आजकल हेल्थ की कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। कई लोग पैसा तो बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, किसी की ऐसी हेल्थ कंडीशन आती है उसमें उसका पूरा पैसा चला जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको लेना चाहिए। कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस तो हर कोई लेता ही है, क्योंकि वहाँ पर आपका चालान बन जाएगा, तो वो ज़रूरी है। लेकिन लेते इसलिए है डर के मारे कि कहीं ट्रैफिक पुलिस हमको रोक ना ले। तो ये तीनों चीज़ें मेरे अनुसार इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए
तो अभी जैसे इन्फ्लेशन, इंडिया का इन्फ्लेशन देखें तो 7% इन्फ्लेशन है, तो इससे ज़्यादा आपको रिटर्न कमाना है। तो अगर एफडी में आप पैसा डालते हैं तो लगभग इन्फ्लेशन के बराबर ही आपका पैसा रहेगा। यानी 100 रुपये आज आपने इन्वेस्ट किए तो आपके 100 रुपये अगर 107 रुपये एक साल में हो जाते हैं तो आपका पैसा बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि 100 रुपये का आज कोई कमोडिटी आता था तो उस समय वो 107 का आएगा, लेकिन वही पैसा आपने जैसे म्यूचुअल फंड में डाला तो म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर लॉन्ग समय के लिए आप रखते हैं तो 10 to 12%, 15% कोई फिक्स नहीं रहता है, बट लगभग अगर लॉन्ग समय तक आप रखते हैं तो इतना निकल जाता है। तो यानी इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अगर 12% का रिटर्न निकला तो आपको 5% उसमें बच जाएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें लेना चाहिए। तो इनके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर जानकारी देंगे। हमारे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इंश्योरेंस लेना है आपको तो इंश्योरेंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मेरे काबिल दोस्त ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई इंश्योरेंस को लेके। मैं केवल इतना बोल सकता हूँ इंश्योरेंस के लिए, जीवन में जिस चीज़ को भी आप कीमती समझते हो, आपकी हेल्थ, आपकी गाड़ी, आपका जीवन या कुछ और, जिसके खोने से बहुत तकलीफ हो सकती है, उसको इंश्योर करवा लो। कहाँ से करवाना है, कैसे करवाना है, ये बात का विषय है, लेकिन इंश्योर करवा लो, बस इतना कहना चाहता। तो हमारे साहू जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। ये हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट है और काफ़ी समय तक हम इनसे मिलते रहते हैं, लेकिन इनसे पॉडकास्टिंग करने का आज बहुत ही सुनहरा अवसर मिला। तो साहू जी आपके साथ में पॉडकास्टिंग करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साहू जी से भी आपका कॉन्टैक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।